Assalamu alaikum. Welcome to the series of summary lectures of CFAP 3 SPM. This is Mohammed Muzammil Manaf from the platform of IQ School of Finance. पिछली वीडियोस में यहाँ तक आते आते we are done with about 60-65% of the area. We're done with strategy, we're done with IT, information technology, we're done with marketing, we're done with performance measurement. हमने इन सारे एरियाज को तकरीबन 6 से 7 वीडियोस में समराइज कर लिया. नाउ कमिंग फॉरवर्ड, अब हम अगले एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं जो आपके एसपीएम का मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक चेंज वाला जो है वो चैप्टर है, चेंज मैनेजमेंट वाला जो है वो चैप्टर है. प्राइमरली आईकैप ने इस चैप्टर में दो चीजें हमारे पास जो है वो मौजूद है, दो चीजें रखी हुई हैं. पहली, चेंज मैनेजमेंट की थेरीज कि किसी कंपनी में चेंज लाया किस तरीके से जाता है, और दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स. थोड़ा सा बहरहाल ये कंफ्यूजिंग भी लगता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दो टेक्निक्स, नेटवर्क एनालिसिस और गैंट चार्ट एनालिसिस, ये चेंज मैनेजमेंट के चैप्टर में फिट इन नहीं करते, लेकिन बहरहाल किताब के अंदर शामिल है तो हम अपनी समरी में भी इसको इसी चैप्टर के अंदर शामिल रखेंगे. मेजर फोकस यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जो है वो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स के ऊपर है, लेकिन साथ साथ शुरुआत में इस चैप्टर के अंदर आईकैप ने हमें चेंज का मतलब बताया है, और चेंज के मतलब के साथ साथ चेंज मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स और टूल्स हैं वो भी थोड़े से यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किए हुए हैं. तो आइए जरा हम इसको पढ़ते हैं और समराइज करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले कहते हैं जी, चेंज हैपेंस कंटिन्यूअली विद इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर मार्केट्स. चार्ल्स डार्विन की बहुत पुरानी सी थियरी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ना सबसे कमजोर सरवाइव करता है, ना सबसे ज्यादा ताकतवर सरवाइव करता है. सरवाइव वो करता है जो मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज होता है. माशरे में, जमाने में, लोगों के साथ डिमांड पैटर्न के हिसाब से आप देखें तो चीजों की ट्रेंड्स, प्रेफरेंसेस, चेंजेस आते चले जाते हैं. ऐसा नई से नई चीजें आती चली जाती हैं. हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडस्ट्रियल एज में गए, वहां से हम इंफॉर्मेशन एज में गए, आज इंफॉर्मेशन फ्री हो चुकी है, आज हम एआई की तरफ जा रहे हैं, हम जो है वो नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की तरफ जा रहे हैं. बहुत तेजी से दुनिया जो है वो आगे बढ़ रही है. तो जो कंपनीज इस चेंज को वक्त के साथ अडॉप्ट करती हैं, आगे बढ़ती हैं, वो बहरहाल सर्वाइव कर जाती हैं, वरना नहीं करती. हमने पिछली वीडियोस में भी नोकिया के बारे में, कोडैक के बारे में, इनके बारे में जिक्र किया था. नोकिया भी मोबाइल फोन कंपनी नहीं चल पाई, बहुत बड़ा मार्केट शेयर, लेकिन चेंज अडॉप्ट नहीं किया. कोडैक फोन्स वही रोल कैमरा वाले कैमराज जो है वो कोडैक कैमराज वाले रोल कैमराज वाले कैमरा वो लेके चल रहे थे, लेकिन डिजिटल कैमराज आने लगे, डीएसएलआर आने लगे, फिर फोन कैमराज आने लगे. उन्होंने वक्त पे उसकी तरफ जो है वो पिवट नहीं किया. अगर आप वक्त पे उनकी चीज़ों की तरफ पिवट करते चले जाएं, अपने आप को चेंज करते चले जाएं, अपने आप को बदलते चले जाएं, तो कंपनी सर्वाइव कर जाती है. स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट का ये एक उसूल है कि आप जमाने के साथ, वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज होते चले जाएं. फिर चेंज में हमारे पास तीन चीजें आती हैं. एक आता है ट्रिगर्स फॉर चेंज, दूसरा आ जाता है कि भाई चेंज को मैनेज किस तरीके से करना है, और तीसरा आ जाता है कि कहाँ कहाँ चेंजेस की जरूरत पड़ती है, चेंजेस इन बिजनेस स्ट्रक्चर, कहाँ कहाँ किस तरह से चेंज आ सकता है. सबसे पहले ट्रिगर की बात करें तो सिर्फ ट्रिगर दो हैं, एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल. एक्सटर्नल ट्रिगर्स वो होते हैं जो माशरे में लोगों के ट्रेंड्स, प्रेफरेंसेस और चॉइसेस चेंज होने की वजह से आती है, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल. ये जो पेस्टल के तमाम फैक्टर्स हैं, जैसे जैसे बदलते हैं, एक्सटर्नल ट्रिगर्स आते चले जाते हैं. दूसरा इंटरनल ट्रिगर्स है. इंटरनल ट्रिगर्स के अंदर आपकी अपनी सीनियर मैनेजमेंट का चेंज होना, एक्विजिशन हो जाना, मालिकान का चेंज हो जाना, शेयर होल्डर्स का चेंज हो जाना, ये सारी चीजें जो है वो आ जाती है. फिर डिपार्टमेंट्स, मशीनरी, इस तरह की चीजें चेंज हो रही है, वो इंटरनल ट्रिगर्स में आता है. सवाल ये पैदा होता है कि भाई वो कौन से मेथड्स हैं जिससे हम स्ट्रेटेजिक चेंज को मैनेज कर सकते हैं, कौन से मेथड्स हैं. तो अगर मेथड्स की बात करें तो हमारे पास कुल मिला के इसके अंदर चार मॉडल्स यहाँ पे जो है वो मौजूद है. पहला है लेविन फोर्स फील्ड एनालिसिस. लेविन ये कहता है कि भाई दो अपोजिंग फोर्सेस होती हैं किसी भी कंपनी के अंदर चेंज के हवाले से. एक ड्राइविंग फोर्स जो उसको सपोर्ट करती है, दूसरा डिस्ट्रेनिंग फोर्स जो उसको ओपोज करती है, सपोर्ट नहीं करती. जैसे आप अगर पाकिस्तान पॉलिटिक्स को देखें तो पीटीआई और इमरान खान की जो हुकूमत है उसने काफी सारे चेंजेस लाने की कोशिश की, डॉलर को पहली बार फ्री किया, टेक्नोलॉजी सेक्टर को आगे लेकर गए, चाइना के साथ युआन में ट्रेड करने की कोशिश की, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के अंदर यूएस को थोड़ा सा जो है वो अपनी हैसियत में रख के बाकी ममालिक के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, ईरान की दोस्ती करवाने की कोशिश की थी. बाय द वे आज जो लोग इतनी बातें कर रहे हैं कि जी ईरान और सऊदी अरबिया की दोस्ती चाइना की वजह से हो रही है, चाइना ने पहले इस काम पे पाकिस्तान को मामूल किया था, विच इमरान खान वाज डूइंग रियली वेल. लेकिन अपोजिंग फोर्सेस क्या थी सर? अपोजिंग फोर्सेस ये थी कि यूरोपियन यूनियन और यूएस की जो जो तरीका कार है ऑपरेट करने का दुनिया में, इमरान खान को जो उसमें खासा फिट नहीं बैठते थे, और पीडीएम काफी हद तक उनको जो है सपोर्ट करती थी, वहां पर जो है फिट बैठती थी. तो पीडीएम वाज एन अपोजिंग फोर्स ऑफ इमरान खान चेंजेस. वाइल जो पाकिस्तान की नॉर्मली यूथ है, या जो एक आपको पढ़ी लिखी आवाम के अंदर मेजोरिटी नजर आएगी, वो बहरहाल कहीं ना कहीं पीटीआई को सपोर्ट करती हुई नजर आती है. मैं अपने ओपिनियंस नहीं बता रहा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ. मेरा ओपिनियन इसमें कोई खातिर खा नहीं है कि मैं किसको सपोर्ट करता हूँ, किसको नहीं करता. बस एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा कल्चर नजर आता है.
ऐसा एनवायरनमेंट नजर आता है कि आपको यूथ में मेजोरिटी पीटीआई के सपोर्टर्स नजर आएंगे, और पीडीएम के आसपास जो है वो थोड़ी सी अपोजिंग फोर्सेस इमरान खान को लेकर जो है वो नजर आती है। आजकल तो हालात बहुत ही ज्यादा बुरे हो चुके हैं। तो लेविन ये कहता है कि भाई हर चेंज की तरफ एक अपोजिंग फोर्स होती है और एक सपोर्टिंग फोर्स होती है। आप सपोर्टिंग फोर्स को स्ट्रेंथन करो और अपोजिंग फोर्स को वन बाय वन लेट डाउन करने की कोशिश करो, नीचे लाने की कोशिश करो, उनको ब्रेक करने की कोशिश करो। मिसाल के तौर पे एक चेंज है, उसको लेबर तो मान रही है, लेबर यूनियन का लीडर नहीं मान रहा, तो अब लीडर को किसी तरह कन्विंस करने के बारे में सोचो कि लीडर किसी तरीके से कन्विंस हो गया तो लेबर खुद ही मान जाएगी। तो आपका पूरा फोकस लग जाता है कि भाई वो लेबर यूनियन का लीडर है, उसको क्या चाहिए, उसको पैसों की जरूरत है, कॉम्पनसेशन चाहिए, उसकी कोई डिमांड है जो पूरी करनी है, या उसको किसी तरीके से यहाँ से जो है वो निकाला जा सकता है। वट एवर द केस में भी वो कहता है आपको स्ट्रेंथन करना है। जब तक आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे सपोर्टिंग फोर्सेस को और लेट डाउन करना है, वीक करना है अपोजिंग फोर्सेस को, तब तक आपका चेंज जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकेगा। कहता है द बेस्ट अप्रोच इज देयरफॉर टू ट्राई टू रिड्यूस द रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस अगेंस्ट चेंज एंड स्ट्रेंथन द ड्राइविंग फोर्सेस। ड्राइविंग फोर्सेस को स्ट्रेंथन करें और इसको यहाँ पर आपके पास जो है वो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को रिड्यूस करने की कोशिश करें। दूसरा मॉडल है लेविन का। लेविन भी बात अल्फाज बदल के वही करते हैं। कहते हैं 3 स्टेजेस होते हैं चेंज के, अनफ्रीज, चेंज और रीफ्रीज। इसकी मिसाल आप ऐसे समझे जैसे चॉकलेट है। अगर मुझे चॉकलेट के शेप को आज बदलना है तो मैं क्या करूंगा, पहले चॉकलेट को मेल्ट करूंगा, फिर जिस शेप में उसे लाना चाहता हूँ उस शेप में लेकर आऊंगा और फिर फ्रीज कर दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेविन ये कहते हैं यहाँ पर कि भाई अब आप काम ये करें कि जो एम्प्लॉइज हैं, जो लोग हैं, पहले तो उनको समझाएं कि चेंज क्यों जरूरी है, उनको सेटिस्फाई करें कि इस चेंज की वजह से उनका नुकसान नहीं होने जा रहा। अगर वो खुदा ना खास्ता कोई दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो वो चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर उन्हें जॉब से फारिग भी किया जा रहा है तो उन्हें एक हेल्दी कॉम्पनसेशन दी जाएगी। साल, 2 साल, 3 साल की कॉम्पनसेशन उनके पास होगी जिससे वो आगे नौकरी तलाश कर सकते हैं। और अगर यहीं पर उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है, कोई नई चीज सिखाई जा रही है, तो वो उनके फायदे के लिए, उनके नुकसान के लिए नहीं। तो पहले ये कहते हैं कि भाई आप कॉज ऑफ द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करने के बाद रीजंस बताएं लोगों को कि क्या रीजंस हैं, आप क्यों चेंज की तरफ जो है वो आना चाह रहे हैं। दूसरा, फिर चेंज के प्रोसेस को लेकर आए, और जब वंस वो चेंज का प्रोसेस आ जाए, उसके बाद एम्प्लॉइज शुड बी इनकरेज टू कैरी ऑन विद द न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। फिर आप उसको रिफ्रीज करें। सबसे पहले आपने अनफ्रीज किया, एम्प्लॉइज को परसुएट किया, समझाया कि भाई क्या मसला है, क्यों हम चेंज लेके आ रहे हैं। फिर आप वो एक्चुअल चेंज लेकर आए, विच इज द स्टेप नंबर 2। और फिर थर्ड स्टेप पर आपने इसको दोबारा रिफ्रीज कर दिया, यानी आपने उनसे कह दिया कि भाई अब आपके पास न्यू वेज ऑफ वर्किंग है, आप उसके थ्रू जो है वो काम करें। इसी तरीके से एक मॉडल है हमारे पास जेमिनाई 4R। ये कहता है रीफ्रेम, रीस्ट्रक्चर, रिवाइटलाइज एंड रिन्यू। रीफ्रेम का मतलब वो सबसे पहले कहते हैं कि भाई आप बताएं कि चेंज की डिजायर, जो जो चेंज है उसकी जरूरत क्यों है। लोगों के अंदर इसकी मोटिवेशन पैदा करें कि हाँ उन्हें चेंज होना पड़ेगा। ये डिजायर उनके अंदर क्रिएट करें कि हाँ उन्हें चेंज होना पड़ेगा। सबसे पहले रीफ्रेम। फिर रिस्ट्रक्चर। रिस्ट्रक्चर का मतलब प्रोसेस को रीडिजाइन करें। पहले आपने चेंज की रिक्वायरमेंट उनके अंदर क्रिएट की, अब जो चेंज आपको एक्चुअली लाना है वो चेंज लेकर आए। अब रिवाइटलाइज के अंदर कहता है कि भाई जो नए बिजनेसेस करने के तरीके हैं, जो नए जो है वो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को लेकर आए, उस नए बिजनेस के तरीके को लेकर आए। और रिन्यू के अंदर कहते हैं कि अब आप इम्प्लॉइज को डेवलप करें कि भाई अब आपको इस नई चीज के साथ जो है वो रहना है, और अगर वो इसको एक्सेप्ट करता है तो उन्हें रिवॉर्ड करें, रिवॉर्ड देम टू सीक चेंज। यानी 4 स्टेप्स क्या हुए। सबसे पहला रीफ्रेम, लोगों के अंदर ये डिजायर पैदा करें कि चेंज क्यों जरूरी है, क्या फायदा होगा अगर ये चेंज हो जाते हैं, पहली चीज। दूसरा, रिस्ट्रक्चर, अब जो चेंजेस आप डिपार्टमेंटल लेवल पे लाना चाहते हैं वो लेकर आए। तीसरा, रिवाइटलाइज, नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और रिन्यू, अब एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड करें अगर वो चेंज को अडॉप्ट करते हैं तो। इसका वाइसी वर्सा ये होगा कि अगर वो चेंज को अडॉप्ट नहीं करते तो फिर उन्हें रिबेल करने के बाद पेनलाइज भी किया जाए, कंपनी से निकाल दिया जाए। उसके बाद है द चेंज एजेंट। कहते हैं हमेशा जब भी कंपनी में चेंज लाना होता है तो अगर एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव आ जाए तो वो बड़ा अच्छा रहता है। जैसे हमारे यहाँ मुझे याद है, मैं जब स्कूल में था तो हमारी जो हेड मिस्ट्रेस है, प्रिंसिपल है, उनसे हमारी हमेशा बातचीत रहती थी, और स्टूडेंट्स उनसे क्लोज थे, उन्हें आते जाते देखते थे, बातचीत करते थे डेली में, जो है वो मामलात के अंदर बातचीत रहती थी। तो था प्रिंसिपल वाला ही भरम, प्रिंसिपल वाला, हेड मिस्ट्रेस वाला, वाइस प्रिंसिपल वाला, वही सारे भरम थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई अगर बहुत बड़ा मैटर हो जाता था स्कूल के अंदर, तो जो हायर अथॉरिटीज हैं, जैसे आखन एजुकेशन सर्विस पाकिस्तान है, या आखन हायर सेकेंडरी स्कूल है, मैं आखन स्कूल से मेरा ताल्लुक था, आखन हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो वहां से जो उनके डिसिप्लिनरी इंचार्ज है उनको बुलाया जाता था। अब उनको हम साल में 1-2 दफा देखते थे मुश्किल से। हमें पता था कि हाँ जी ये साहब है, फला डेजिग्नेशन पे होते हैं, लेकिन हम स्कूल में उन्हें देखते नहीं थे। 1-2 दफा मुश्किल से देख लिया कभी। तो जब भी कोई बड़ा मसला होता था उनको लाया जाता था।
कि जी अभी ये इशू है, फलाना चेंजेस लेके आने हैं, ये स्ट्रक्चर चेंज करना है, ये करना है, ये करना है। फिर वो टीचर्स की ट्रेनिंग, काउंसलिंग, स्टूडेंट्स को बताना भाई ये ऐसे होगा, ये प्रोसेस ऐसे होगा, वो उनके थ्रू करवाया जाता था। तो जब भी एक एक्सटर्नल शख्स आपकी उस तरह से शामिल होता है तो पहले तो रेजिस्टेंस आती है, लेकिन अगर वो शख्स अथॉरिटेटिव हो, उसका करिश्मा हो, वो वाकई वो लीडरशिप स्किल्स पोजेस करता है, लोगों को अपनी तरफ माइल करने का फन उसे आता है, अपनी तरफ इंक्लाइंट करने का फन अगर उसे आता है, तो वो एक चेंज एजेंट बन सकता है। अच्छा, एक अच्छा चेंज एजेंट बन सकता है। when a transformational change is implemented, there has to be a change agent who drives the change and is responsible for successful implementation. इनका काम क्या होता है कि ये चेंज को ड्राइव करते हैं और लोगों को माइल करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं कि भाई आप इसको अडॉप्ट करें, इसमें आपका नुकसान जो है वो नहीं होगा। एक एक्सटर्नल बंदे के होने से फायदा सिर्फ ये होता है कि अगर उसके अंदर वो करिश्मा और वो लीडरशिप है तो वो लोगों से अच्छी बना लेती है, अच्छी बन जाती है, लोगों से अच्छी जो है वो रिलेशनशिप अच्छी बिल्ड हो जाती है, फिर उसके बाद जल्दी से चेंज लाया जा सकता है। इसका फ्लिप साइड भी है, अगर वो अच्छे लीडर नहीं होंगे और लोगों पर रिबेल करना शुरू करेंगे, लोगों के खिलाफ जाना शुरू करेंगे, तो फिर या तो लोग बागी हो जाएंगे या छोड़ के चले जाएंगे। उसकी डाउन साइड भी होती है। तो दिस चेंज एजेंट शुड ऑलवेज बी अ गुड लीडर एंड करिज्मेटिक पर्सनैलिटी। करिज्मेटिक पर्सनैलिटी वहां पे जो है वो होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर वो कौन से चेंजेस हैं जो बिजनेस स्ट्रक्चर में लाए जाते हैं, बिजनेस स्ट्रक्चर में कौन से चेंजेस लाए जाते हैं? तो देखो तीन तरह के चेंजेस जो बिजनेस स्ट्रक्चर में लाए जाते हैं। एक टेक्नोलॉजिकल चेंज है। टेक्नोलॉजिकल चेंज का मतलब न्यू आईटी सिस्टम्स एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोसेसिंग। आपकी प्रोसेसेस बेहतर करना, उसमें जैसे सेल्स को आपने ऑटोमेट कर दिया, फाइनेंस को ऑटोमेट कर दिया, प्रोडक्शन को ऑटोमेट कर दिया, प्रोक्योरमेंट के अंदर जो है ऑटोमेटेड कंट्रोल्स लगा दिए, ये सारा टेक्नोलॉजिकल चेंज के अंदर आता है। इसको आप अगर डिजिटल ऑटोमेशन कहें तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ हम डिजिटल ऑटोमेशन लेके आते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा तरीका होता है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। इधर देखा जाता है कि भाई कौन से प्रोसेस में ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, यानी बेहतरी लाने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन में वेस्टेजेस ज्यादा हो रही है, तो वेस्टेज रिड्यूस कैसे होगी? मिसाल के तौर पे रॉ मटेरियल की मूवमेंट बहुत लंबी होती है, तो जी वो मूवमेंट कम कैसे हो जाएगी? मिसाल के तौर पे मशीनरी की पाइपलाइंस के अंदर बड़ा डेड स्टॉक जमा हो जाता है, तो क्या मशीनरी के फासले को, डिस्टेंस को करीब किया जा सकता है? मिसाल के तौर पे जो बिल ऑफ मटेरियल्स रेसिपी डिफाइंड है उसके अंदर कोई मसला है, तो कोई रेसिपी इंप्रूव की जा सकती है, R&D डिपार्टमेंट को बेहतर बनाया जा सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को। तो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीजें आती है। ABM analyzes the management of activities in order to improve the value obtained. ABM या ABC activity based costing या activity based management can help managers to improve their understanding of the value of what organization is doing and whether it is using its available resources to the best way. किसी डिपार्टमेंट में कहीं अगर कोई वेस्टेजेस हैं, कोई इनएफिशिएंसीज हैं, तो उसे मजीद ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करना। कुछ हद तक इसका ताल्लुक पोर्टर के वैल्यू चेन एनालिसिस के साथ है। यहाँ पे हम वैल्यू चेन को ही एनालाइज करते हैं, तमाम एक्टिविटीज को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्रिएट की जा सकती है। जहां मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट की जा सकती है वहां वैल्यू क्रिएट करने की चेंजेस को जो है वो लाया जाता है। अब वो प्रोडक्शन हो सकता है, वो सेल्स हो सकता है, वो डिमांड प्लानिंग है, फाइनेंस है, प्रोक्योरमेंट है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, आउटबाउंड है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कहाँ पे बेहतर चीज जो है वो की जा सकती है। फिर उसके बाद आता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये कहते हैं फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स इन क्रिटिकल कंटेम्पररी मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस सच एज कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस एंड स्पीड। ये मेजॉरिटी चीजें आप अगर कंपनी की चेंज कर देते हैं तो ये फंडामेंटल रीथिंकिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कहलाती है। आप सैमसंग की मिसाल उठा लें। जब एप्पल ने मार्केट में जगह बनाना शुरू की थी और सैमसंग ने अपनी जो गैलेक्सी सीरीज निकालने से पहले की बात कर रहा हूँ, अपने आप को एंड्रॉइड पे शिफ्ट करना स्टार्ट किया था, तो उनके CEO ने उस वक्त अपने एम्प्लॉइज से कहा था कि अपनी फैमिलीज के अलावा इस कंपनी में हर चीज बदल दो। वेज ऑफ वर्किंग, वेज ऑफ थिंकिंग, वेज ऑफ डिजाइनिंग, वेज ऑफ डूइंग एवरीथिंग, हर चीज उन्होंने री इंजीनियर कर दी थी सैमसंग के अंदर। फिर आपने देखा कि सैमसंग के जो फोन्स आए उसमें गैलेक्सी सीरीज सबसे ज्यादा मशहूर सीरीज जो है वो साबित हुई। उन्होंने नया नया एंड्रॉइड पे शिफ्ट किया, फिर S2, S3, S4, S5, S6, उस जमाने के फोन्स थे, बहुत ही ज्यादा मकबूलियत उनको मिली, बहुत ज्यादा मकबूलियत। फिर S7 नोट था, उसमें कुछ फटने वटने की जो है वो शिकायतें आई थी। फिर उसके बाद आपका S8, S9, सो ऑन सो फोर्थ। आज मेरा ख्याल है कोई S22 या S23 की सीरीज चल रही है एज वी स्पीक टुडे, मुझे पता नहीं है बहरहाल। ये बहरहाल जो है वो सीरीज चल रही है। तो सैमसंग ने अपने आप को रेडिकली चेंज किया, फंडामेंटली चेंज किया। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के अंदर सिर्फ एक आध दो प्रोसेसेस के चेंज होने की बात नहीं होती। इट्स अ फंडामेंटल चेंज ऑफ प्रोसेसेस, इट्स फंडामेंटल रीथिंकिंग
एंड चेंज ऑफ मेजॉरिटी प्रोसेसेस। मेजॉरिटी प्रोसेसेस को यहाँ पे जो है वो चेंज किया जाता है, फंडामेंटली चेंज किया जाता है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजिक चेंज के हवाले से हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो है बातें थी। सबसे पहले हमने चेंज के ट्रिगर्स को देखा, फिर हमने चेंज मैनेज कैसे होता है इसकी थियरीज को देखा, फिर उसके बाद हमने चेंजेस इन बिजनेस स्ट्रक्चर को देखा। अब सो ऑन सो फोर्थ अगली चीज जो हमें यहाँ पे बताई गई है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स। कि सर आप प्रोजेक्ट को किस तरीके से यहाँ पे जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जरूरी क्यों है? देखो, जब भी किसी प्रोजेक्ट को आपको टाइमली डिलीवर करना है ना, जब भी किसी प्रोजेक्ट को आप टाइमली डिलीवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है दैट यू नीड टू प्लान। आप उसे जबरदस्त तरीके से प्लान करें। जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी, उतना स्विफ्ट और तेज एग्जीक्यूशन आप कर पाएंगे। उतनी स्विफ्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पे जो है वो हो पाएगी। अब इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्राइमरली दो बातें हैं जो यहाँ पर हमसे डिस्कस की गई हैं। एक नेटवर्क एनालिसिस या सीपीए, और दूसरा गैंट चार्ट। मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने थाईलैंड विजिट किया था, तो उसने कहा था कि यार वहां पे एक ब्रिज 11 दिन के अंदर बन गया। हमारे यहाँ 11 साल में नहीं बन पाता, कराची में तो खास तौर पर 11-11 साल लग जाते हैं। गलियारी एक्सप्रेसवे को पूरा कंप्लीट होने में कोई 6-7 साल लग गए थे। 11 दिन में उन्होंने पूरा। और थाईलैंड का ब्रिज तो फिर क्या ब्रिज होगा, ये हमारा कोई सिंपल सा ब्रिज तो होगा नहीं, गुलिस्तान जौहर का, जिसकी बत्ती गुल हो जाती है 2-3 दिन के बाद। इस तरह का तो कोई सीन ही नहीं है। प्रॉपर तरीके से गया। मेरा दोस्त इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर था, उसको बड़ा इंटरेस्ट था, वो एज ए टूरिस्ट गया हुआ था वहां पे। तो उसने जाके उस साइट पे कुछ लोग थे, उनसे जाके बात की। पूछा कि यार आपने 11 दिन में ये ब्रिज कैसे बना लिया? जब मैं यहाँ पे आया था कोई 15 दिन पहले, 16 दिन पहले, तो ये ब्रिज यहाँ नहीं था। आज जब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, होटल से चेकआउट कर रहा हूँ, तो ये ब्रिज यहाँ पर है। हाउ डिड इट कम? और वो एक शहर में नहीं रुका था, वो दूसरे शहर को गया था, फिर वापस उस शहर में आया था, तो उसने वो ब्रिज वहां पे बना हुआ देखा। तो उसने पूछा वहां पे कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि यार इसको प्लान करने में हमें 3 महीने लगे। 3 महीने में हमने इसकी परचेजिंग, प्रोक्योरमेंट, चीजें किस तरह से बनेगा, कब क्या होगा, कितनी लेबर चाहिए होगी, कितना स्टाफ चाहिए होगा, किस तरह से काम करेंगे, हमने सब 3 महीने में प्लान कर लिया। और फिर हमने 11 दिन में इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर लिया। नतीजा ये कि 3.25 महीने में आपके पास एक ब्रिज बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है, जो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लानिंग जितनी मजबूत हो ना, एग्जीक्यूशन उतनी अच्छी हो जाती है। लेकिन प्लानिंग का पैरालिसिस भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम में स्टूडेंट्स करते हैं हर वक्त बस प्लान ही कर रहे हैं, टाइम टेबल ही बना रहे हैं। अबे भाई तू पढ़ेगा कब? पढ़ना भी शुरू कर। तो प्लानिंग का पैरालिसिस नहीं होना चाहिए कि आप प्लानिंग में स्टक होकर रह गए। लेकिन प्लानिंग का अपना बहरहाल एक यूजफुलनेस है, फायदा है। तो नेटवर्क एनालिसिस, गैंट चार्ट हमें ये हेल्प करते हैं कि हम देखें भाई हमें कितने टाइम में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है, और हमारे पास फ्लोट कितना अवेलेबल है, यानी कहाँ कहाँ डिले पॉसिबल है, हम किधर डिले कर सकते हैं, किधर नहीं कर सकते हैं। कौन से टास्क क्रिटिकल टास्क हैं, जिसको आप क्रिटिकल पाथ कहते हैं, या कौन से टास्क ऐसे हैं जहाँ पे 1-2 दिन 3 दिन का डिले किया जा सकता है। कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, डिले हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है, एक मैकेनिक के पास बनने गई। अब गाड़ी का बनना भी तो एक प्रोजेक्ट है ना, उसके लिए एक काम है। अब उस गाड़ी में क्या काम करना है जी? उस गाड़ी में पेंट का काम करना है, उस गाड़ी में जो है वो गियर शिफ्टिंग वगैरह की चीजें देखनी है, एसी वगैरह की चीजें देखनी है। अब मिसाल के तौर पर उसको पता चलता है कि यार जो पेंट का काम है उसमें 15 दिन लगेंगे, और जो गियर और एसी वगैरह का काम है उसमें 5 दिन लगेंगे। तो गियर और एसी वाला काम 10 दिन डिले हो सकता है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आखिरी 5 दिन में भी वो हो जाएगा तो इशू नहीं है। लेकिन अगर पेंट का काम 16वें दिन पे जाता है, तो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट की टाइमलाइन 16 दिन पे चली जाएगी, क्योंकि पेंट का काम सबसे ज्यादा यहाँ पे वक्त ले रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम गैंट चार्ट और नेटवर्क एनालिसिस के अंदर ये देखते हैं कि हमारी कौन सी ऐसी पाथवे है जहां पे डिले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और कहाँ थोड़ा बहुत डिले आ सकता है, ताकि आप एक इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे कर सकें, ताकि आप यहाँ पे एक इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकें। और ऐसे करें कि भाई आपका कहीं पे भी डिले ना आए। अब अगर मैं इनको देखता हूं तो सर ये दोनों ही एक चार्ट की शक्ल में होते हैं। सीपीए चार्ट के अंदर हम इस तरह से सर्कल्स बना के काम करते हैं। इधर हम लिखते हैं कि भाई अर्लीस्ट टाइम क्या है जहां पर हम इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि जी लेटेस्ट टाइम, ज्यादा से ज्यादा अगर डिले होता है तो कहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट में कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारे पास जो है डिले आ सकता है। अब जैसे आप ये वाला पाथवे देखो, बी डी और ई वाला जो पाथवे हमारे पास नजर आ रहा है, तकरीबन 3 दिन यहाँ लगेंगे, 9 दिन यहाँ लगेंगे, 3 दिन यहाँ लगेंगे, टोटल 15 दिन। मैं अगर बी डी और ई को देखूं, टोटल मेरे पास 15 डेज हैं। किसी किस्म का डिले मैं यहाँ पे 12 जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप दूसरा वाला पाथवे देखें, ए सी और ई, तो इसके ऊपर मेरे पास कितने दिन है सर? 5 दिन, 5 10 दिन, और तकरीबन ये 12 दिन।
मैं चाहूँ ये 12 दिन में भी कर सकता हूँ, 15 दिन के अंदर। मैं चाहूँ तो 15 दिन के बजाय इसको मैं 12 दिनों के अंदर भी जो है वो कर सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि 5 दिन में अर्लीस्ट टाइम, अदरवाइज 8 दिन में, तो मेरे पास 3 दिन का यहाँ पे मार्जिन मौजूद है। 3 दिन का मुझे यहाँ पे मार्जिन मौजूद है। मैंने ये पोर्टल के ऊपर नॉर्मल क्लासेस लेते वक्त डिटेल में स्टूडेंट्स को बनाना सिखाया कि ये बनता कैसे है, इसके डायग्राम को कैसे बनाया जा सकता है, इसको प्लॉट कैसे किया जा सकता है। तो डिटेल्ड क्लासेस के लिए आपको मेरा ख्याल है वो देखना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि हमें सर्कल्स की फॉर्म में टास्क को लिंक करना होता है। हम एक जगह पे अर्लीस्ट टाइम लिखते हैं, एक जगह पे लेटेस्ट टाइम लिखते हैं, और देखते हैं कि क्रिटिकल पाथ हमारी कौन सी बन रही है। क्रिटिकल पाथ का मतलब वो पाथ जहाँ पे किसी किस्म का कोई डिले पॉसिबल नहीं है, किसी किस्म का कोई डिले पॉसिबल नहीं। और जहाँ थोड़ा बहुत डिले मौजूद होता है, जहाँ पे हमें जो है वो मार्जिन मिलता है, वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से पाथ के ऊपर। जैसे यहाँ पे ए, सी और ई के अंदर मेरे पास 3 दिन का मार्जिन मौजूद है। तो मैं चाहूँ तो 12 दिन में इसको कंप्लीट करूँ, मैं चाहूँ तो इसको 15 दिन में कंप्लीट करूँ, दोनों में 12 कर सकता हूँ। गैंट चार्ट में क्या होता है, गैंट चार्ट में जो चेंज होता है वो ये होता है कि हम इसमें रिसोर्सेज भी प्लॉट करते हैं कि हमें कितने लोगों की जरूरत है। तरीकाकार इसमें भी यही होता है। देखो यहाँ पे हमने फ्लोट आइडेंटिफाई किया हुआ है, इसमें हम डॉटेड लाइन के थ्रू चीजों को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये वीक शुरू हुआ है, छठे वीक के अंदर टास्क ए मुकम्मल हो रहा है, 13th वीक के अंदर बी मुकम्मल हो रहा है, 14th में सी मुकम्मल हो रहा है, 16th वीक में डी मुकम्मल हो रहा है, 20th में ई मुकम्मल हो रहा है। अब आपके पास जब 20th में ई और 25 में एफ मुकम्मल हो रहा है, तो ये आपका पूरा एक पाथवे है, ए सी ई और एफ। ये पूरा एक पाथवे है, यहाँ पे डिले पॉसिबल नहीं है। टोटल 25 वीक्स का आपका आपको यहाँ पे जो है वो टर्न अराउंड नजर आ रहा है। 25 वीक्स यहाँ पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो नीचे वाली पाथ है सर, बी और डी, यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास फ्लोट मौजूद है। आप 16वें हफ्ते पे यहाँ पे अपना काम मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे 25वें हफ्ते तक ले जा सकते हैं। थोड़ा सा फ्लोट आपके पास यहाँ पे मौजूद है, यानी वो इजाजत मौजूद है जहां पे आप डिले पॉसिबल कर सकते हैं, जहां पे आप डिले पॉसिबल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहरहाल हमारे पास गैंट चार्ट बनता है। गैंट चार्ट स्क्वायर जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में हम इस तरह ब्लॉक्स को कनेक्ट करके बनाते हैं। सीपीए चार्ट या नेटवर्क एनालिसिस हम थोड़ा सा इसको जो है वो सर्कल्स की फॉर्म में जो है वो बनाते हैं। दोनों को प्लॉट करने का तरीका मुख्तलिफ है, लेकिन मकसद एक ही है। बस एक एडिशनल चीज यहाँ पे ये है कि गैंट चार्ट के अंदर आपको रिसोर्सेज भी पता चलते हैं। जैसे यहाँ आपको 2 बंदे चाहिए, यहाँ आपको 7 बंदे चाहिए, यहाँ आपको 6 बंदे चाहिए, 8 बंदे चाहिए, तीनों चाहिए, ताकि आप उस हिसाब से बंदे वेजेस बेसिस पर हायर कर सकें, वेज बेसिस पर हायर कर सकें। खैर आज मेरे पास लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो मेरे पास ज्यादा लेबर आ जाए, कल कम है तो मेरे पास कम लेबर आ जाए। तो इफेक्टिवली प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया जा सकता है, देखा जा सकता है ऑल इन ऑल इन दोनों डायग्राम्स के अंदर। ठीक है, इन दोनों को बनाने के लिए जो इनकी डिटेल इलस्ट्रेशन है वो देखें कि किस तरह से बनते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको इसका एक ओवरव्यू, एक समरी ओवरव्यू दे दिया कि इनको किस तरीके से यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट किया जाता है और इनका फायदा क्या होता है, क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या है और फ्लोट का मतलब क्या है। ऑल राइट, तो ये 2 बड़ी चीजें हैं जो हमारे पास मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक चेंज के एरिया के अंदर कवर हो रही थी। एक हमारे पास ये सारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की चीजें और उसके टूल्स वगैरह, मेथड्स वगैरह, और दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ टूल्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की समरी यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। अब इंशाल्लाह इसके बाद जो ऑपरेशंस, एचआर वगैरह के चैप्टर्स हैं, इसकी मजीद समरीज को हम इसी तरीके से वीडियो वगैरह उसकी बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।